स्वागत है आप सभी का श्री हंस क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज आप जैसा कि देख रहे हैं, आज आपके लिए कक्षा 9वीं का जो हिंदी माध्यम है उसका गणित की शुरुआत की जा रही है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी और पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम आपका गणित का इस चैनल पर कराया जाएगा। कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। अच्छा, हमारे पहले ही चैप्टर का नाम है, जो हमारे पहला अध्याय है उसका नाम है संख्या पद्धति। उसके लिए हमें संख्याओं को जानना जरूरी होता है कि क्या संख्याएं होती हैं। कुछ संख्याएं हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हम उनके लिए सीख जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज की ओर। उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये संख्याएं क्या होती हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। ये जो प्राकृत संख्या होती है हमारी, ये कहाँ से चालू होती है, तो ये संख्या हमारी n से तो हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं और ये संख्या हमारी 1 से चालू होती है और कहां तक जाती है, तो इसका तो आज तक किसी को कोई पता ही नहीं चला है। क्यों? क्योंकि गिनतियों का कोई अंत होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, गिनतियों का कोई अंत नहीं होता है। और गिनतियों का अंत नहीं होता है तो ये हमारी जो प्राकृत संख्या है इनका भी कोई अंत नहीं होगा। कुल मिलाकर 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। साथ में ये n आपको याद रखना है कि ये जो n से प्रदर्शित करेगी उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, ये n कहां से आया, तो n आया है प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और उसी नेचुरल का ये n यहाँ पर ले लिया गया है। बस इसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या, जिन्हें हम w से डिनोट करते हैं। और इसका भी कारण यही है कि पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम होल नंबर कहते हैं और उसकी स्पेलिंग जो w से चालू होती है उसका w इन्होंने पहले ले लिया है। तो ये चालू कहां से होती है, तो ये 0 से चालू होती है। कुल मिलाकर अगर इस बॉक्स को देखा जाए तो इसमें सारी की सारी क्या है, नेचुरल नंबर है, हमारे प्राकृतिक संख्या है। और अच्छा, इसे प्राकृत और प्राकृतिक संख्या दोनों ही कहते हैं, तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होना। अच्छा, इन संख्या, ये जो संख्याएं हैं हमारी सारी की सारी प्राकृत संख्या है। देखिए, आपको ये जो डैश डैश मैंने लगाया हुआ है ना, इसका भी आपको भरपूर प्रयोग करना है, क्योंकि अगर आपने डैश डैश नहीं लगाया तो इन गिनतियों को हम लिख नहीं सकते हैं पूरा। इस डैश डैश ने पूरी की पूरी प्राकृत संख्याओं को खुद में समा लिया है। जिस तरह से शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा माई को समा लिया है ना, बस उसी तरह से इस डैश डैश ने सारी की सारी संख्याओं को समा लिया है। अब इसमें अगर इस वाले बॉक्स में मैं 0 और डाल दूं, कौन सा 0? मसाले वाला 0 नहीं, ये वाला 0 जिसे हम शून्य कहते हैं, इसे और इन्वॉल्व कर देना तो हमारे सामने जो संग्रह तैयार होकर आएगा वो आएगा हमारी कौन सी? पूर्ण संख्याओं का। कौन सी संख्याओं का आएगा? पूर्ण संख्याओं का। और ये संख्याएं भी हमारी कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। अच्छा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लूं कि ये जो 5 है ये प्राकृत है या पूर्ण है? तो बहुत सही जवाब आ रहे हैं आपके कि ये प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि 5 तो इसमें भी आएगा और 5 इसमें भी आएगा। अच्छा, 2 का पूछूं तो ये किस में आएगा? तो ये भी दोनों में आएगा। लेकिन 0 का पूछूं कि ये 0 किस में आएगी? तो ये जो 0 है ये केवल और केवल पूर्ण संख्या में आएगी, प्राकृत संख्या में नहीं आएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद है आपके लिए ये सभी छोटी छोटी बातें अच्छे से समझ में आनी होगी। कुछ प्रश्न है उनके जवाब देना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? ध्यान से सुनना और जवाब देना। क्या सभी की सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल हाँ, होती है। क्यों? क्योंकि ये सभी की सभी प्राकृत संख्या मुझे पूर्ण संख्या में भी दिख रही है। 0 भले एक्स्ट्रा है तो क्या होगा? अब इसका उल्टा प्रश्न पूछता हूँ, क्या सभी की सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? ध्यान से सुनना, क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो जवाब आएगा हमारा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो 0 है वो हमें इसमें नहीं मिलता है। इसमें बस इतना ही था। आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी संख्या है। पूर्णांक संख्या आ गई है। कौन सी संख्या आ गई है? पूर्णांक संख्या, जिसे हम z से रिमूव करेंगे। और साथ में सुनना, इससे पहले मैं आपको बात बता दूं, आप जानते भी होंगे कि इसमें क्या आपने ये नंबर देखा है, इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, तो वो समझ लीजिए कि ये जो नंबर होता है हमारा माइनस वाला, आप मेरे कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा कि इसे आपको मानना है कर्जे वाला नंबर। कैसा नंबर मानना है? कर्जे वाला। जब भी आपको किसी भी नंबर पर माइनस लगा दिख जाए तो आप मान लेना कि उस नंबर पर उतना ही कर्जा है। तो अब इन दोनों नंबरों की तुलना करते हैं कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर 10 रुपए कर्जा है। कर्जा है का मतलब क्या हुआ कि माइनस लग रहा है। अच्छा, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का माना जाता है
है ये आपको पता होगा, नहीं हो पता तो आज से याद रखना। सुनना, हमारे सामने कोई एक व्यक्ति है जिस पर 10 रुपए कर्जा है और ये जो प्लस लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये पैसे आपकी जेब में रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति के 10 रुपए जेब में रखे हुए किसी व्यक्ति पर कर्जा है तो दोनों में गरीब कौन हुआ? जी हाँ, बिल्कुल गरीब यही हुआ जिस पर कर्जा है। गरीब हुआ मतलब कि इसका नंबर छोटा हुआ और ये जो दूसरी संख्या है जो प्लस वाला है वो नंबर हमारा बड़ा हुआ। तो अच्छा, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर -10 है और यहाँ पर हमारा 2 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर भी आपको 10 जवाब नहीं देना है, बल्कि क्या जवाब देना है? 2 जवाब देना है। ये 2 इस -10 से बड़ा कैसे हो गया? तो उसी कॉन्सेप्ट से हो गया है। कौन से कॉन्सेप्ट से? जो अभी मैंने बताया था, कर्जे वाला। जैसे आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति है जिस पर 10 रुपए कर्जा है, ये 2 आपकी जेब में रखे हुए, क्यों? क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है। और आप बताओ, एक व्यक्ति जिसकी जेब में 2 रुपए रखे हुए हैं और एक व्यक्ति वो है जिस पर पैसे तो है ही नहीं, बल्कि उसने उल्टा उधार ले रखा है, तो गरीब कौन हुआ? तो ये उधार लेने वाले ही तो होगा। इससे हमारा ये नंबर बड़ा हो जाएगा और ये नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? इसके अलावा अच्छा, अगर मैं इस 2 को मिटा दूं, अगर मैं इस 2 को मिटा दूं और इसकी जगह अगर आपको 0 रख के पूछूं कि 0 और -10 में बड़ा कौन सा है, तो शायद अगर आपको लग भी रहा हो कि -10 है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 रुपए इस पर कर्जा है और 0 होने का मतलब क्या है? ना तो उसकी जेब में पैसे रखे हुए हैं, ना ही उसने किसी से उधार ले रखा है। तो कुल मिलाकर हम इस दिन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? तो अभी भी 0 हो जाएगा। इस बात से मेरा सिखाने का पर्पस जो था वो केवल इतना सा था कि माइनस का नंबर हमारा 0 से भी छोटा होता है। साथ ही आपको ये भी बताना था कि जितने भी हमारे माइनस के नंबर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति है उस पर 100 रुपए कर्जा है, तो वो गरीब तो होगा ही। अच्छा, 100 से अगर उसका कर्जा 1000 रुपए हो जाए, उसकी गरीबी बढ़ेगी या कम होगी? तो आप बोलेंगे गरीबी बढ़ेगी। 1000 से अगर वो 1 लाख तक पहुंच जाए तो गरीबी बढ़ेगी या कम होगी? तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, गरीबी बढ़ेगी। कहने का मतलब कि जैसे जैसे वो नंबर बड़ा होता जाएगा, 100 था, कर्जा था, माइनस लगाया, फिर 1000 हो गया, इसके बाद उसका डायरेक्ट 1 लाख हो गया। तो अच्छा, जैसे जैसे ये माइनस वाला नंबर बढ़ रहा है ना, वैसे ही ये नंबर और छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का नहीं है। उम्मीद है आपके लिए ये माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि नंबर कौन से बड़े होते हैं और कौन से छोटे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो पूर्णांक से बताने से पहले मुझे क्या सूझा कि मैंने आपको माइनस वाले नंबर बता दिए, क्योंकि इनमें माइनस वाले नंबर और हम इंक्लूड करने वाले होते हैं। जैसे अभी तक जो हमने नंबर देखे थे 0, 1, 2, 3, 4 और ये जा रहे थे, और अब इधर हमारे माइनस वाले नंबर आ जाएंगे। कौन से नंबर आ जाएंगे? माइनस वाले। और ये भी कहां तक जाएंगे तो इसका भी किसी को कोई पता नहीं। मतलब कि पूर्णांक संख्याओं में हमारे माइनस वाले नंबर भी अनंत तक जाते हैं और प्लस वाले भी अनंत तक जाते हैं, और साथ में 0 भी आती है। अच्छा, 0 ना प्लस की होती है ना माइनस की होती है, ये आपको याद रखना है। तो पूर्णांक संख्याएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम देखते हैं वो है हमारी कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या क्या होती है तो उन्हें समझना बहुत जरूरी है। और अभी तक जितनी हमने संख्या देखी है उनमें सबसे ज्यादा जो हमें टाइम लगेगा वो इसी संख्या में हमें लगने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। और क्या लिख रहा है इसमें? लिख रहा है कि ऐसी कोई संख्या जिसे हम p/q का रूप दिया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसे आप कौन सी शक्ल दे सकें? p/q की शक्ल दे सकें। कौन सी शक्ल दे सकें आप? p/q की शक्ल दे सकें। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है जिससे आपको अलग ही दिख जाए। अच्छा, तो p और q क्या है? सर ये p और q तो हमने ABCD में पढ़ी थी, गणित में इनका क्या काम है? तो अभी बता रहा हूँ क्या काम है। आगे लिख रहा है कि जहां p और q पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या है? तो अभी अभी हमने देखा है कि पूर्णांक क्या है, मतलब कि इनमें से कुछ भी किस जगह आ सकता है? p और q की प्लेस पर आ सकता है। तो अच्छा, साथ में लिख रहा है q नॉट इक्वल टू 0 और कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं p/q उन्होंने क्या लिख दिया है। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपके सामने लिखा -2/8, ये नंबर लिख दिया मैंने, और मुझे ये चेक करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो मैं इसके रूल के अकॉर्डिंग चलता हूँ कि इसे p/q की शक्ल दे दी गई है क्या? तो बिल्कुल दे दी गई है। एक ऊपर p की जगह पर है, एक q की जगह पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
क्या p की जगह कोई पूर्णांक है? क्यों लिख रहा है p और q क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक। तो p बिल्कुल पूर्णांक है। क्यों है? क्योंकि पूर्णांक में तो हमारे माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड हैं और प्लस वाले नंबर भी इंक्लूड हैं। अच्छा, तो q है क्या? तो q भी हमारा पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि q में इधर भी तो हमारा जो प्लस का आठ आने वाला है, कहने का मतलब ये ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है, तो फाइनली ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, इसके अलावा और कुछ नंबर लिखते हैं। 8/6 है क्या? तो बिल्कुल है, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। परिमेय चेक करने के लिए आपको परिमेय नहीं देखना, बल्कि p/q सकल देखने के बाद ऊपर और नीचे पूर्णांक देखना है। परिमेय को परिमेय चेक करने के लिए परिमेय नहीं बल्कि क्या देखना है? पूर्णांक देखना है। और अगर ऊपर और नीचे पूर्णांक है तो फाइनली वो हमारी परिमेय संख्या होगी। उम्मीद है आपके लिए ये बातें सारी की सारी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद और नंबर देख लेते हैं। क्या ये 2 पूर्णांक है क्या? ओ सर जी, ये तो 2 पूर्णांक नहीं है, सॉरी, ये 2 परिमेय है क्या? तो ये बिल्कुल परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें p/q के रूप में ये लिख ही नहीं रहा है। आपका जवाब यही आने वाला है। तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा क्योंकि आपका आंसर गलत है। क्यों है? आपको ये तो पता होगा कि किसी भी नंबर के नीचे बटे में हम 1 मान सकते हैं। ये गणित ने हमें जन्म सिद्ध अधिकार दिया है या नहीं दिया है? तो बिल्कुल दिया है। और अगर हमें ये नीचे अगर हम 1 मान सकते हैं तो ये p/q की शक्ल में आ गया है। आ गया है तो ऊपर क्या है? पूर्णांक है और नीचे क्या है? पूर्णांक है। तो फाइनली ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके अलावा और कोई नंबर? अच्छा, तो -4 है तो इसके अपॉन में ही 1 लगा सकते हैं, बटे में 1 लगा सकते हैं, तो फाइनली ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा। तो इस तरह से सिंगल नंबर आ जाए उन्हें भी हमें परिमेय संख्या कहना है। उम्मीद है आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, क्या ये 0 परिमेय है क्या? तो बिल्कुल ये 0 भी परिमेय है। नीचे 1 लगाइए तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। क्यों? पूर्णांक में तो हमारे 0 भी आएगी और प्लस वाले नंबर भी आएंगे, तो ये भी परिमेय है। अब रुकना, अब संभलकर जवाब देना। पहले ही आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है, क्या ये पूर्णांक है क्या? ध्यान से देखना और जवाब देना। क्या ये पूर्णांक है? सर इसमें कौन सी नई बात हो गई? ये भी तो पूर्णांक ही है। माफ कीजिएगा, पूर्णांक बोल रहा हूं, परिमेय पूछना चाह रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं आपसे? परिमेय पूछ रहा हूं। तो ये परिमेय क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है। तो आपका जवाब तो बिल्कुल सही होना चाहिए, परिमेय। लेकिन ये परिमेय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए इधर अलग कलर से हाईलाइट करके आपको लिख रखा है, इसी वजह से कि आप कंफ्यूज ना हो और आप समझ जाए क्या लिख रहा है कि q बराबर नहीं होगा 0 के। क्या लिख रहा है? q बराबर नहीं होगा 0 के। मतलब ये हुआ कि p की जगह पर ऊपर 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नीचे 0 आ गया तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगी। और एक बात बताऊं आपको, राज की बात, वो राज की बात ये है कि ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि कोई सी संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो उसे और समझ लीजिए। मानकर चलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 35 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7। आपको पता है इसे सॉल्व करने के लिए मैं 7 का टेबल पढ़ूंगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 और हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, नीचे वाले 7 का टेबल पढ़ा था, 35 का टेबल तो आपने पढ़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो अब यहाँ पर मैं 0 का टेबल पढ़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अरे हाँ या ना? ये कौन सी बात हुई सर, 0 का टेबल भी पढ़वा रहे हो? देखो, तो 0 1 जा आप पढ़ोगे तो क्या होगा? 0 और 0 2 जा फिर 0 और 0 3 जा फिर 0 और 0 का टेबल पढ़ते पढ़ते अगर मेरी पीढ़ियां भी गुजर जाएंगी तो क्या 0 से आगे बढ़ पाएंगी? क्या नहीं बढ़ पाएंगी? तो ऐसा कोई नंबर जिसको मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ, उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ 4 तक, तो वो नंबर हमारा कैसे कोई नंबर हो सकता है? मतलब इसका आंसर किस तरह से दिया जाता है? या तो ये साइन बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? ये साइन बना दिया जाता है। और इस साइन को बनाने का मतलब ये होता है कि हम टेबल पढ़ तो रहे हैं लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। ये साइन बनाया होगा ना कहीं पर, तो उसका मतलब वो ये समझ जाएंगे कि ये टेबल पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। अच्छा, और इसका एक और आंसर दिया जाता है, उसे और देख लीजिए। उसे लिख दिया जाता है साफ शब्दों में कि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्या लिखा दिया जाता है? नीचे नंबर आता है तो कि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जिस नंबर को सॉल्व नहीं करेंगे उसे परिभाषित नहीं कर सकते हम।
तो इसका आंसर ये हो जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जो भी कुछ सब चीजें हैं आपके लिए बता दूंगा। नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए, इनमें से कुछ इंपोर्टेंट लगता हो, जैसे ये साइन है नीचे 0 हो जाएगा तो क्या करना है, इनके लिए आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उनमें भी कुछ क्या सुधार करने की जरूरत है देख लेते हैं। देखो 2/4 लिख रहा है तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या का उदाहरण है, लिखा रहने दो। -3/8 ये भी परिमेय संख्या का उदाहरण है। 0/9 ये भी परिमेय संख्या का उदाहरण है। अच्छा, इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और वो ऐड हमारे नंबर करने के कौन से होंगे, वो नंबर होंगे हमारे, कौन से नंबर होंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं उन नंबरों को। जैसे हमने सिंगल नंबर देखा था 2 -4, अभी तो और भी नंबर आने वाले हैं और उन्हें देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। अभी इस आदि को रख देते हैं इधर। तो उम्मीद है आपके लिए ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी परिमेय संख्याएं केवल 50% खत्म हुई है, आधी देखिए, आधी और देख लेते हैं, आधी और क्या कहना है इनका। देखिए सेकंड आ गया इसका ये पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर हमें फर्स्ट नहीं लिखा था क्या, तो फर्स्ट लिख लेते हैं और देख लीजिए आप फर्स्ट क्या लिखना। ये अभी केवल फर्स्ट पॉइंट था, इसकी जो कंडीशन थी। और इसका जो अब नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, वो ये है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवृत्ति का होता है। जैसे कुछ उदाहरण किए हुए हैं। इससे पहले मुझे ये तो पता चले कि ई का बवाल है, भैया ई का बवाल है, ये जो दशमलव प्रसार लिखा हुआ है, तो दशमलव प्रसार क्या होता है तो उसे समझ लेते हैं। इस दशमलव के बाद ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो छोटी सी बिंदी है जो हमारी माताजी लगाया करती हैं, तो ये जो बिंदी है ना छोटी सी, इसके पीछे इसके बाद में नंबर किस तरह से व्यवस्थित हैं, इसी को दशमलव प्रसार कहते हैं। इस दशमलव के बाद नंबर किस तरह से व्यवस्थित हैं उसे क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं, आप इधर देख लीजिए। मैंने यहाँ 10 लिख दिया है और इसे सॉल्व कर रहे हैं। 10 है और इसे 3 से सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, देखना, डिवाइड करवा रहा हूँ आपके लिए, इससे कुछ सिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ ये हमारा 5 है, दोनों को सॉल्व करते हैं। आपको पता है इसे ऐसे करेंगे कि 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, दशमलव लगाया और फिर 0 बढ़ाया और 2 पंजे 10 और 10 में से 10 गया, कुछ नहीं, मतलब ये दशमलव के बाद रुक गया है। इसे देखते हैं तो ये क्या है, 3 तिया 9, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर 0, 3 तिया 9, फिर बचा 1, फिर 0, 3 तिया 9। सर पागल हो गए हो क्या, कितना करोगे, ये तो आता ही जा रहा है और ये रुकेगा ही नहीं। तो जी हाँ बिल्कुल, ये 3 आता ही जाएगा और ये 1 इधर बचता ही जाएगा, इसे मैं चाहकर भी खत्म नहीं कर सकता। तो इसका उपाय क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि 3 दशमलव जो नंबर रिपीट होता है उस पर मैं इस तरह से एक लाइन खींच देता हूँ, जिसे हम बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो ये लाइन जिस पर भी आ जाती है, ये बार, इस लाइन को बार बोलूंगा तो समझ जाना कि इस लाइन की बात चल रही है। ये बार लाइन जिस नंबर पर आ जाती है, समझो वो बार बार आ रहा है। बार जिस पर आ जाएगा वो बार बार आ रहा है। तो ये नंबर पर बार है, इसका मतलब ये नंबर बार बार आ रहा है। तो शायद आपके लिए ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब सुनना, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि अगर कोई नंबर हमारा दशमलव के बाद रुक जाए, दोनों में अंतर क्या है देखना। दोनों में अगर कोई नंबर हमारा दशमलव के बाद रुक जाए, देखो इसे चाहकर भी अगर मैं और चाहता सॉल्व करने तो नहीं कर पाता, क्योंकि ये दशमलव के बाद रुक गया है। इसे अगर रोकना चाहता तो ये रुकता नहीं, मानने काम वाला है, आपकी तरह है, मान ही नहीं रहा है। देखिए ये क्या है कि ये पॉइंट के बाद नहीं रुक रहा है। अच्छा, जो रुक जाता है ना उसे हम शांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। जो नहीं रुकता है उसे अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत। अच्छा, कोई ये मत सोचना कि सर शांत तो इस तरह से लिखा जाता है, ये शांति वाला शांत होता है, इसे मत देखना आप। ये शांत नंबर के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है आपके लिए या नहीं आ रही है। तो ये वाला शांत नंबर के लिए रहता है और ये हमारा क्या हो गया है, शांत हो गया है।
ये हमारा शांत दशमलव है, और ये हमारा अशांत है। लेकिन इसमें एक अलग बात है, वो क्या है कि अशांत तो है, रुक नहीं रहा है, डैश डैश लग रहा है, लेकिन हम इसमें बार लाइन का यूज कर पा रहे हैं। मतलब कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है उसकी, तो इसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। इसके लिए अच्छा इधर लिख देता हूं, अशांत अशांत आवर्ती कहेंगे। दोनों कंडीशन आपने देखी, अगर पॉइंट के बाद रुक जाए तो शांत है, ना रुके तो अशांत है। एक कंडीशन ये होती है, आप यहां पर देखना इस बॉक्स में, वो कंडीशन क्या होती है, जैसे 0.12583 कुछ भी आता जा रहा है, इसमें दो कमियां हैं। वो दो कमियां क्या है कि एक तो ये रुक भी नहीं रहा है, मान भी नहीं रहा है, मतलब इसकी तरह है, लेकिन इसमें जो हम बार लाइन का यूज कर पा रहे हैं ना, वो इसमें हम बार लाइन का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 1 2 5 8 3 9 कुछ भी नंबर कभी भी आ रहा है, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि रुक ये भी नहीं रहा है, रुक ये भी नहीं रहा है, लेकिन ये नंबर किसी की रिपीटेशन तो कर रहा है, किसी कोई बार बार तो आ रहा है, लेकिन इसमें बार बार ही नहीं आ रहा है, हम बार लाइन का यूज ही नहीं कर पाएंगे। और जो यूज नहीं कर पाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, अशांत। अशांत तो है ये क्योंकि रुक नहीं रहा है, और साथ में ये क्या है, अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती है। अच्छा, इसी का दूसरा नाम होता है, उसे हम अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती, ये इसी का ही दूसरा नाम होता है। तो 3 हमने दशमलव प्रसार देखे, वो कैसे देखे, एक जो रुक रहा था, रुक गया मतलब शांत कह दिया हमने उसे। दूसरा जो नहीं रुक रहा था लेकिन किसी नंबर को रिपीट कर रहा था, उसे अशांत आवर्ती कहा। एक जो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना कि किसे क्या कहते हैं, एक जो रुक नहीं रहा था, साथ में किसी की रिपीटेशन भी नहीं कर रहा था, उसे हमने अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती कहा। तो ये बात आपके लिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके लिए आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, और आप समझिए अब क्या है। इन्होंने कहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, मतलब मानकर चलिए आपके लिए कुछ इस तरह के नंबर लिखे आ जाएं जो क्या कर रहे हैं, मतलब आपके लिए मानकर चलिए 2.5 लिखा हुआ आ गया। अब आप इसे क्या कह देंगे कि अपॉन में 1 तो लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर पूर्णांक नहीं है। अगर केवल आपको फर्स्ट वाली कंडीशन पता है तो आप यही कहेंगे कि वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए उसे आप परिमेय नहीं कहेंगे। लेकिन इसीलिए उन्होंने सेकंड कंडीशन दी है कि अगर वो P बटा Q के रूप में नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह के रूप में है, और वो उन्होंने रूप बता दिया है। क्या बताया है उसे देखिए, यहाँ पर इस बटे वाले एक की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इधर सुनना, इधर उन्होंने कह दिया है क्या है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, मतलब या तो इस तरह के रुकने वाला होगा, शांत होगा, या अशांत आवर्ती का होता है, मतलब या तो वो रुक जाएगा इस तरह का, अगर रुकेगा नहीं तो वो इस तरह का रिपीटेशन करेगा, हम बार लाइन का यूज कर सकते हैं, अशांत आवर्ती का होगा। और इस तरह का अगर कोई नंबर होगा उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो फाइनल बात क्या होती है कि अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद रुक गया तब भी परिमेय है, पॉइंट के बाद नहीं रुका लेकिन रिपीट कर रहा है तो तब भी परिमेय है। तो बात समझ में अच्छे से आई या नहीं आई, लेकिन इस कंडीशन वाला हमारा नंबर कोई नंबर परिमेय नहीं होगा। एग्जांपल बिल्कुल सही लिख रहा है, ये पॉइंट के बाद रुक गया है इसलिए परिमेय है, शांत दशमलव वाला है। ये पॉइंट के बाद नहीं रुका है लेकिन बार लाइन का यूज हो रहा है, मतलब ये है कि इसी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ये 0.8 तो यही रहेगा, लेकिन 1 2 1 2 1 2 ये हमारे आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि 1 और 2 पर बार है, और जब जब बार लाइन का यूज करेंगे उसे आप क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये बात आपके लिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरह से ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है, 5.882 इसका मतलब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम इसी नंबर को लिख सकते हैं 5.882, और इस पर बार लगा होगा, और जब जब
जब बार लाइन लगेगी परिमेय संख्या होगी। बार लाइन एक से ज्यादा नंबर पर लग सकती है, ये 3 पर लगी हुई है, 30 नंबरों पर लग सकती है, 30 नंबर बार बार रिपीट होने लगेंगे और रिपीट होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। उम्मीद है परिमेय संख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। परिमेय संख्या में इतना ही था। अब इसके बाद जो अपरिमेय संख्या है ना, इसमें जो आपने परिमेय में मेहनत कर ली है, बस वही मेहनत में अपरिमेय कंप्लीट हो जाएगी, अलग से कुछ भी करने की जरूरत आपके लिए है ही नहीं। वो क्या है, देखिए पहले हमने परिमेय में क्या पढ़ा, परिमेय में हमने पढ़ा था कि ऐसी कोई संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकें उसे परिमेय कहेंगे। यहाँ बस क्या लिखा हुआ है कि p बटे q का रूप ना दिया जा सके, देखो ना को अलग कलर से लिखा हुआ है इसी वजह से कि आपको अलग दिखे, ना दिया जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है वही पुरानी कहानी है और q के बराबर नहीं होगा 0 के, क्योंकि q बराबर नहीं है तो वो तो कोई नंबर ही नहीं है, आप जान रहे हो, समझदार हो। अच्छा इसमें नंबर किस तरह के आएंगे, तो नंबर आएंगे इस तरह के, इस तरह के आएंगे। देखिए ये जादू से बार बार चला क्यों जाता है, देखिए ये √2 है तो आप कहेंगे कि हम इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या ये आपने ऊपर ये शर्त है परिमेय की कि ऊपर पूर्णांक होना चाहिए, क्या √2 को आपने पूर्णांक में देखा है क्या, तो बिल्कुल नहीं देखा, इसलिए ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट वाले हमने कोई नंबर देखे नहीं। तो √3 वही कहानी इसके साथ है, ये भी परिमेय इसलिए नहीं कहलाएगा। अच्छा √5 लिखा है, √4 कहाँ गया, तो क्या आपको ये डाउट नहीं आया √5 क्या मैं भूल गया हूँ, तो नहीं, बिल्कुल √4 नहीं बोला हूँ। एक्चुअल में √4 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती बल्कि परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है तो सुनना, आपको ये पता है इस √4 का मतलब क्या होता है, आपको पता है ये एक राक्षस का घर है, क्या है ये जो घर है ना बिना दरवाजे खिड़की का, ये घर का मतलब है ये राक्षस का घर है। और इस राक्षस की कुछ शर्त है, वो ये है कि आप अगर मुझे सेम शक्ल के 2 देखोगे तो मैं एक को बाहर जाने दूंगा और एक को खा जाऊंगा, और अदरवाइज नहीं देखते हो तो आपको घर में ही पड़े रहना होगा। तो देखिए √4 मंत्र पड़ेगा और खुद को क्या लिख सकता है 2 × 2, क्या √4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर जैसे ही ये अपने 2 रूप में बढ़ जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा और राक्षस की शर्त पूरी हो जाएगी, मतलब 2 में से एक बाहर जा सकता है। और अच्छा √4 को ही हम 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, और जब 2 लिख सकते हैं तो इसके तो अपॉन में हम 1 लगाकर इसे p बटा q का रूप दे सकते हैं, अभी पढ़ा है, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो √4 अंडर रूट में रहने के बावजूद भी वर्गमूल में रहने, वर्गमूल भी इसी घर का ही नाम है, ये तो बोलो कि ये वर्गमूल मैंने क्या बोल दिया है, तो समझना वर्गमूल में रहने के बाद भी √4 हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अच्छा क्या √4 के अलावा भी और संख्या है, तो बिल्कुल है, जो √9 है, ऐसी कोई भी संख्या जो अपने इस तरह के 2 रूप में बदल सकती है और एक संख्या उसकी बाहर आ सकती है, उनकी सभी कौन सी संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। बात समझ में आई या नहीं आई? आप ये समझ लो कि रूट में ऐसा कोई भी नंबर जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है ऐसा 4 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4 होता है, 9 3 का वर्ग है, 3 तिया 9 होता है, 16 4 चौके 16 होता है। इस तरह से कोई भी नंबर जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर वो वर्गमूल में है तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय नहीं कहेंगे। और रीजन क्या है, क्योंकि हम उसे p बटा q का रूप दे सकते हैं। उम्मीद है आप सभी के लिए ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जादू में समझ में आ गया परिमेय संख्या किस तरह की होती है। अच्छा तो हमने यहाँ पर आदि के बीच में काफी जगह छोड़ी हुई थी, वो इसीलिए छोड़ी हुई थी क्योंकि हम यहाँ पर रूट वाले नंबर लिख सकें। ये हमने लिख दिया है √4 वाले नंबर लिखेंगे, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो बाहर आ ही नहीं पाएंगे। इधर हम क्या लिख देंगे, √4 √9 और इस तरह के हम आदि नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाहर निकल सकते हैं। बात समझ में आ गई है आपको, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। इसके बाद अपरिमेय संख्या का जो दूसरा पॉइंट है वो भी परिमेय संख्या का जो दूसरा पॉइंट था उसका उल्टा है, वो क्या है देख लीजिए। परिमेय संख्या में कहा था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, रुक जाएगा, या अशांत आवर्ती का होगा, नहीं रुकेगा। समझना क्या लिख रहा है, नहीं रुकेगा, तो नहीं रुकेगा लेकिन रिपीट करेगा, तब भी वो कौन सा था, परिमेय था। लेकिन ये जिसे हमने कैंसिल किया था ना, किसमें, परिमेय में, अब यही सिलेक्ट होगा अपरिमेय में।
क्या बोल दिया मैंने, कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, कि जिसे मैंने कैंसिल किया था परिमेय में और उसी को आप सेलेक्ट करेंगे अपरिमेय में। तो मतलब कि ये जो अशांत अनावर्ती वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। मतलब पॉइंट के बाद रुके भी ना और रिपीट भी ना करे, रुके भी ना रिपीट भी ना करे, तो कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये सेकंड कंडीशन है। बस देखो पॉइंट के बाद रुक भी नहीं रही हो, कोई भी नंबर कभी भी आ रहा है, देखिए 8 1 9 8 3 4 कुछ भी आता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, रुके भी ना रिपीट भी ना करे, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या की कहानी खत्म होती है यहीं पर। उम्मीद है आपके लिए ये संख्या बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ और संख्याओं की इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 में डालूंगा और इसके बाद एक्सरसाइज पर आएंगे और धीरे धीरे पूरा का पूरा सिलेबस हम अपने इस चैनल पर कंप्लीट कर लेंगे। लगातार हमारे से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।